अभी पिछले हफ्ते ही हम इस शौक से उभरे ही नहीं थे कि राशिद खान साहब जो एक क्लासिकल गायकी में एक नाम रखते थे वो हमें छोड़कर चले गए। कि अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा कि मुनव्वर राणा जो हमारे देश के उर्दू शायरी में एक बहुत बड़ा नाम था वो भी हमें छोड़कर चले गए। मुनव्वर राणा की जो माँ के ऊपर गज़लें हैं, शायरी है, वो सुनने को बनती है और मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर सुनें। अब मुनव्वर राणा साहब की कैसे डेथ हुई इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो अधिकतर ये मिला है कि उनको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम था या कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो एक लेमैन को जाननी बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसकी आखिर में दिल की गति रुकती है, इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और जब सांस भी रुकता है साथ में तो उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहते हैं। लेकिन ये तो किसी के जाने का कारण हमेशा होता है। ये हुआ क्यों? बेसिक इशू ये होता है। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन तब कहते हैं जब मरीज़ के किडनी पर, लिवर पर, सब पर, ब्लड सिस्टम पर, सब पर इफ़ेक्ट आए, सेप्सिस हो जाए, इन्फेक्शन बढ़ जाए और बीपी भी लो चला जाए, सेप्टिसेमिक शॉक हो जाए। तो मुनव्वर राणा को इनमें से क्या था? क्योंकि बाद में उनके परिवार के सोर्सेज की तरफ से आया कि उनको ये थ्रोट कैंसर था। अब हेड एंड नेक कैंसर और थ्रोट कैंसर क्या होता है इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं कॉमन पब्लिक को जानकारी दे दूं। देखो, कॉमनेस्ट कैंसर्स इंडिया में जो होते हैं वो गले के होते हैं या मुंह के होते हैं, इनको ओरल कैंसर कहते हैं। हमारे नाक से लेके गले के इतने एरिया के कैंसर्स को हेड एंड नेक कैंसर कहा जाता है। ये इलाका फेरिंग्स कहलाता है। नाक के हिस्से में हो तो नेजोफेरिंग्स, मुंह का हिस्सा आ जाए तो ओरोफेरिंग्स, उससे नीचे का हो तो हाइपोफेरिंग्स। ये यहाँ के कैंसर बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रीट करना क्योंकि यहीं से हमारा खाना जाता है अंदर, हमारी आवाज़ निकलती है वॉइस बॉक्स से। तो ओरल कैंसर्स का टाइमली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? सबसे तो पहले इसके होने के कारण क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कारण इसका होता है तंबाकू का सेवन, सिगरेट पीना, शराब पीना, मसालेदार खाना खाना। कई लोगों में इसकी ससेप्टेबिलिटी होती है। तो इसका पता कैसे लगता है? क्योंकि ये वाले कैंसर वो होते हैं जिनको अगर आप टाइमली डायग्नोज कर लेंगे तो मरीज़ बच सकता है। जो हमारी जीभ है इसके ऊपर जल्दी छाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी छाला होता है और 1 हफ्ते से ऊपर ले लेता है तो आप इसको लाइटली मत लें, आप अपने डॉक्टर को इसको ज़रूर दिखाएं। क्योंकि जीभ के छाले अगर क्रॉनिक चलते हैं तो या तो वो शुरू से कैंसर होते हैं या उनके अंदर कैंसर बन जाता है। तो आप इसको पता कैसे करेंगे? अगर 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह से आराम नहीं आया तो आपको अपने ENT के या अपने फैमिली फिजिशियन के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। एक और तरीका मैं बड़ा आसान बताऊं, आप जैसे अपनी उंगली को छाले पे लगा के देखें। अगर छाला बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे टंग होती है, जैसे जीभ है, तब तो चांसेस में कैंसर के कम है। लेकिन अगर इसकी फीलिंग हार्ड आती है, जैसे आप किसी बोन को टच कर रहे हैं, जैसे आप अपनी कोहनी को यहाँ टच कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कैंसरस स्टेज आ रहा हो। ये तो हो गया पहला बात। अब दूसरा होता है गले के कैंसर में मरीज़ की आवाज़ जो है कई बार बैठ जाती है। कोई भी आवाज़ जो 2 हफ्ते से ऊपर बैठ जाए, 1 हफ्ते से ऊपर बैठ जाए तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। क्योंकि ये बैठी हुई आवाज़ दिखा सकती है कि वोकल कॉर्ड जो आपस में जुड़ते हैं और दूर जाते हैं, वोकल कॉर्ड इस तरीके के त्रिकोण होते हैं जो बात करने में साउंड बॉक्स करके प्रोड्यूस करते हैं आवाज़ को। तो अगर ये एक पैरालाइज हो जाएगा तो आवाज़ कम आएगी। तो इसके लिए भी ENT का डॉक्टर है, इसको डायग्नोज कर सकता है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, अगर आप खाना खाते हैं और आपको लगता है गले में अटक रहा है, जैसे गले में कोई चीज़ अटकने लगी है, कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, जैसे आपको लगता है जैसे कोई इलायची का दाना या कुछ खाने का दाना फंस गया है जो आपके गले में लगातार इरिटेशन दे रहा है, तो ये भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। ये तो होते हैं इनिशियल साइन जिस पर आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप नहीं जाते तो गांठें कैंसर के स्प्रेड करने में गले के अंदर आ सकती है। तो मेरा बेसिक मकसद ये बनाने का वीडियो ये था कि आप, क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन हो रहे हैं, इवन राशिद खान साहब प्रोस्टेट कैंसर से गए, ये जो मुनव्वर राणा है इनको बेसिकली हुआ था थ्रोट कैंसर। ट्रीटमेंट के बाद भी ये जो डिजीज़ हैं ये जड़ से नहीं जाती, ग्रेजुअली बॉडी को नुकसान करती रहती हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैंसर होते हैं ये थ्रोम्बोटिक स्टेट, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट
प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि खून गाढ़ा कर देते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में ब्रेन में खून का जमना, खून की नाड़ियों का जमावट किसी भी अंग में जाकर होना ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसलिए ऐसे कैंसर्स को ठीक होने के बाद भी आप 100% रिलैक्स नहीं कर सकते, रेगुलर चेकअप करना पड़ता है। तो मेरा आज के वीडियो बनाने का मकसद एक तो मुनव्वर राणा को ट्रिब्यूट देना था। मैं उनकी जो शायरी है वो पढ़कर तो फ्रैंकली दिल रोन सा जाता है, रोना सा आ जाता है जब उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखेंगे, क्योंकि किस तरीके से एक छोटी सी जगह का पर्सन ने इतना नाम कमाया। और साथ में सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये थी कि वो जो उनके दिल में होता था वो बोल देते थे, इस तरीके से नहीं कि वो जैसे फेल सीटर हो। जिस प्रकार से हमारे जो रामधारी दिनकर हैं, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने कहा था, उनका लिखा एक लाइन है जो बड़ी फेमस है कि समर शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी कि समर शेष है, समर मतलब स्ट्रगल, शेष है, जो हमारी लड़ाई है वो अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। और नहीं पाप का भागी केवल व्याग, शिकारी केवल अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस लड़ाई के लिए, ख़त्म करने के लिए। जो तटस्थ हैं, जो फेंस सिटर हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, जो वेट करते हैं सही जगह पे आने की और फिर आकर अपनी बात बोलते हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मुनव्वर राणा साहब उनमें नहीं थे। जो उनके दिल में आया, चाहे वो कई लोगों को चुभा या नहीं चुभा, उन्होंने अपनी रूह के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं की, जो दिल में था वो उन्होंने बोला। तो इस बात के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगा और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप उनकी माँ पर लिखी शायरी ज़रूर सुन लीजिएगा। और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।